तो अभी जो हम बात कर रहे थे वो हमने बात की कैरेक्टर 2D एरे जब हम रीड करना चाहते हैं तो कैरेक्टर 1D एरे जो था वो एक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है। और हमने बात की थी कि 2D एरे का मतलब बहुत सारे 1D एरे, ऐसे कुछ सेंस आप रख सकते हैं, समझ सकते हैं इस चीज को। 2D एरे का मतलब बहुत सारे 1D एरे, और अगर ये बहुत सारे 1D एरे हैं, एक कैरेक्टर एरे एक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ 2D एरे मतलब हम बहुत सी स्ट्रिंग्स को यहाँ पे रीड करवा सकते हैं। तो मल्टीपल स्ट्रिंग्स को रीड करने के लिए ये काम में लिया जा सकता है कैरेक्टर 2D एरे। जैसे हमने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हमने पूछनी चाहिए कि कितनी स्ट्रिंग की जरूरत है, n एक इंटीजर वैल्यू पूछी। लूप हमने प्रोवाइड किया इंडेक्स 0 से लेस देन n तक, बिल्कुल वैसे ही जैसे 1D एरे हम इंटीजर टाइप का काम में ले रहे थे उस वक्त जो इम्प्लीमेंटेशन ट्रैवर्सिंग जो प्रोवाइड की। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं एंटर नेम का एक मैसेज दिया। एफ फ्लैश की अभी थोड़ी देर बाद बात करते हैं, लेकिन उससे पहले स्कैन एफ में %s अगर हमने दिया और नेम्स का आई, मतलब नेम्स का 0 वाला जिसके अंदर 20 एलिमेंट्स अवेलेबल है, नेम्स का 1 वाला जिसके अंदर 20 एलिमेंट्स अवेलेबल है, नेम्स का 2 वाला। तो जब लूप आई की वैल्यू 0 के लिए चल रहा है तो नेम्स ऑफ 0, और ये फर्स्ट नेम को रीड कर लेगा। नेक्स्ट टाइम जब वैल्यू 1 के लिए चलेगा तो सेकंड नेम को, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट नेम को, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। होपफुली आपको आइडिया लग रहा है 0 से लेस देन n क्यों दे रखा है। n अगर 5 दिया तो 0 से 4 तक हमने डेटा रीड कर लिया, चाहे स्कैनफ से चाहे गेट्स में ये नेम्स ऑफ आई स्पेसिफाई कर। और फाइनली हम ये डेटा प्रिंट करना चाहते हैं, आप प्रिंटफ से भी प्रिंट कर सकते हैं, बट प्रिंटफ से प्रिंट करते हैं तो ध्यान रखना %s के साथ अगर हमें लाइन चेंज करनी है तो /n देने की जरूरत है, जबकि पुट्स में लाइन चेंज ऑटोमेटिकली ये कर देता है स्ट्रिंग को प्रिंट करने के साथ। हमने यहाँ पे इस तरीके से ये प्रोवाइड किया एंड इसे प्रिंट करवा के देख लेते हैं /n के साथ। एक बार वापस इस प्रोग्राम को कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, नंबर ऑफ पर्सन जैसे प्रोवाइड किए 4, कुछ भी रैंडम डेटा हम प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे सपोज पिंटू, सोनू, मोनू, चिंटू, हमने ये प्रोवाइड कर दिया। ये जितने भी हमने नेम्स दिए वो नेम्स हमारे सामने विजिबल हो रहे हैं, और गेट्स की हेल्प से हमने रीड किया। हम स्पेस के साथ भी देख सकते हैं इन्हें, जैसे हम 3 पर्सन्स के नेम यहाँ पे देते हैं, सपोज पिंटू सिंह, सोनू लाल, तो कुछ ऐसा हमने ये प्रोवाइड किया, तो वैसा ही डेटा हमारे सामने विजिबल होगा। तो ये मल्टीपल स्ट्रिंग्स को रीड करने की अप्रोच हो सकती है एक कैरेक्टर 2D एरे। और अब हम इस पर्टिकुलर एग्जांपल में वही चीज जो अभी देखी थी उसी को हम आगे यूटिलाइज कर रहे हैं कुछ इस तरीके से कि अगर हमें यहाँ पे स्ट्रिंग्स रीड करनी थी बहुत सारी, जैसे बहुत से पर्सन्स के नेम रीड करने थे, उसके बाद उनकी सॉर्टिंग परफॉर्म करनी है, तो सॉर्टिंग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं उसे देखते हैं। बट हाँ एक चीज और, इससे पहले वाले एग्जाम्पल में जहां पे हमने string.h इंक्लूड कर रखा है उसकी अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है जिसके लिए उस हेडर फाइल की रिक्वायरमेंट हो। ऐसी कुछ भी चीज हमने इस एग्जाम्पल में काम में नहीं ली जिसकी इंफॉर्मेशन string.h से मिल रही हो, क्योंकि यहाँ पे मेन फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, वॉइड कीवर्ड है, और ये तो केवल एक सिंबल पैरामीटर प्रोवाइड करने के लिए दिया गया है। ये फिर से एक सिंबल दिया गया है, सेपरेटर्स अवेलेबल है ये, और ये सिंबल किस लिए, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने के लिए। ये डेटा टाइप है, ये आइडेंटिफायर जो हमने क्रिएट किया, ये फिर से एक हमारे पास अवेलेबल सिंटैक्स है जहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट हमने काम में लिया और नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स बता दिए। फिर आप जानते हैं ये सब चीजें प्रिंटफ, स्कैनर, हेडर फाइल stdio.h, प्रिंटफ के लिए हेडर फाइल stdio.h है, एफ फ्लैश के लिए stdio.h, stdin के लिए stdio.h। साथ ही साथ यहाँ पे हम जो देख रहे हैं स्कैनर अगर काम में ले रहे होते तो stdio.h, गेट्स के लिए भी stdio.h, प्रिंटफ और पुट्स के लिए भी stdio.h, गेट्स के लिए conio.h। तो हमारे पास जितने भी प्रीडिफाइंड थिंग्स अवेलेबल थी उन सब के लिए हेडर फाइल ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो अलग से कोई और हेडर फाइल की जरूरत नहीं थी। एक बार वापस हम प्रीवियस एग्जांपल को ही एग्जीक्यूट कर रहे हैं एंड हमने प्रोवाइड कर दिया जैसे चिंटू, मिंटू,
एंड पिंटू, कुछ हमने ये प्रोवाइड कर दिया, तो यही डेटा हमारे सामने विजिबल हो रहा है। अब हम जो बात कर रहे हैं, हमें ये जो डेटा अभी रीड किया था, इनके लिए हम सॉर्टिंग परफॉर्म करना चाहते हैं। तो नो डाउट कंपैरिजन वाला फंक्शन हम लॉजिकली खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, जहां एक एक कैरेक्टर का कंपैरिजन करेंगे, पहले एरे के इंडेक्स 0 का दूसरे एरे के इंडेक्स 0 से। अगर मिसमैच मिला तो वहीं पे हम रिटर्न कर देंगे रेस्पेक्टिवली वैल्यू, या तो -1 या 0 या 1। तो -1 रिटर्न करेंगे या 1 रिटर्न करेंगे अगर मिसमैच मिला तो। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर चेक करने की जरूरत नहीं है, रिटर्न करके चलेगा। बट अगर दोनों सेम निकले तो उसके नेक्स्ट वाले कैरेक्टर्स का कंपैरिजन करेंगे, वो भी सेम निकले तो उसके नेक्स्ट वाले कंपैरिजन, और अगर फिर से मिसमैच मिलता है तो वहां पर रिटर्न हो जाएंगे। हम अपना फंक्शन भी डिफाइन कर सकते थे, बट प्री डिफाइन फंक्शन जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, उसी को हम यहाँ पे काम में ले रहे हैं। कौन सा फंक्शन? strcmp। उसकी हेल्प से हम यहाँ पे सॉर्टिंग परफॉर्म करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे सॉर्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं, और साथ में यूज में ले रहे हैं strcmp। साथ के साथ स्वैप करने वाली अप्रोच के लिए हम strcpy काम में लेंगे, क्योंकि हमें कुछ असाइन करने की जरूरत होगी, कुछ कॉपी करने की। सॉर्टिंग टेक्निक आप कोई सी भी काम में ले सकते हैं, जैसे अभी हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं सिलेक्शन सॉर्ट। होपफुली आपको ध्यान होगा सिलेक्शन सॉर्ट की अप्रोच, जहां पे हमने एक लूप प्रोवाइड किया i = 0, i n-1, i++। सबसे लास्ट वाले को सेलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, सिलेक्शन करना है हमें हर एक रो का, हर एक स्ट्रिंग का सिलेक्शन, स्ट्रिंग की पोजीशन का, एक तरीके से स्ट्रिंग का नहीं, सॉरी, स्ट्रिंग की पोजीशन का हर एक रो का सिलेक्शन करना चाहते हैं, और कंपेयर करना चाहते हैं उसके बाद में कोई और ऐसा है कि जो इससे भी पहले आना चाहिए। अगर आना चाहिए तो कर देंगे इंटरचेंज, और ये आगे तक कंटिन्यू रखेंगे उसी पोजीशन के लिए, आगे कंपैरिजन करते जाएंगे। हम सिलेक्शन सॉर्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली सिलेक्शन सॉर्ट के साथ ही। सेम वही लूप है जो हम पहले बात कर चुके हैं इंटीजर एरे के साथ, कि जो भी आई की वैल्यू उससे +1 से हम कंपैरिजन करेंगे, और कहां तक करेंगे? सबसे लास्ट तक। n एलिमेंट्स अगर अवेलेबल है, n स्ट्रिंग्स अवेलेबल है, तो 0 से n तक होंगी। तो कुछ इस तरीके से प्रोवाइड कर दिया, और यहाँ पे हमने चेक क्या करना चाहा कि ऑर्डर में मिसमैच है क्या। ऑर्डर में मिसमैच मतलब हम क्या चेक कर रहे हैं कि वो जो हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग है वो सेकंड से बड़ी है क्या, और फर्स्ट सेकंड से बड़ी है क्या उसे चेक करने के लिए strcmp हम काम में ले रहे हैं। अगर केस सेंसिटिव वाले मैनर में चेक करना चाहते हैं तो, अगर केस सेंसिटिव नहीं रखना चाहते तो strcmp काम में ले सकते हैं। चॉइस आपकी अपनी होगी, आप किसके लिए करना चाहते हैं। बट अगर क्वेश्चन पूछा है तो आप दोनों में से कोई सा भी प्रोवाइड कर सकते हैं, strcmp या फिर strcmp। यहाँ पे केस सेंसिटिव अगर हम मान रहे हैं तो strcmp हमने दिया। यहाँ पे हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? कंपैरिजन जिनका करना था हमें वो प्रोवाइड कर रहे हैं। a ऑफ i का a ऑफ j से कंपैरिजन कर रहे हैं, और ये जो फाइनली वैल्यू लाके देगा, ये वैल्यू अगर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब होगा a ऑफ i बाद में आना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने देखा था, होपफुली आपको ध्यान होगा, जहां पे हमने ये बात की है दिस वन, कि पॉजिटिव वैल्यू अगर आती है इसका मतलब क्या? ए और बी में ए बाद में होना चाहिए, लेक्सिकल ऑर्डर में बड़े डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है जो बाद में होना चाहिए, और बी पहले होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन जो कर रहे थे ए ऑफ आई का ए ऑफ जे से, इस कंपैरिजन का रिजल्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन है फंक्शन कॉल, जो अभी हमने इफ के अंदर दे दिया, और इसकी जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू का साथ के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं कि अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो हम कर रहे हैं इन्हें स्वैप। और स्वैप हम यहाँ पे कर रहे हैं किसे? तो स्वैप हम करना चाहते हैं ए ऑफ आई को ए ऑफ जे से इंटरचेंज। और स्वैप करने का तरीका क्या होता है वो होपफुली आप सभी को पता है। स्वैप करने का यहाँ पे जो तरीका है वो कुछ ऐसा कि हम यहाँ पे टी नेम का एक अलग से जो डेटा ले रहे थे वो इंटीजर डेटा नहीं चाहिए, हमें क्या करना है? स्वैप किन्हें करना है? स्ट्रिंग्स को स्वैप करना है। तो स्ट्रिंग स्वैप करने के लिए हमने टी नेम का एक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने वाला हमने ये आइडेंटिफायर प्रोवाइड किया। टी एक सिंगल स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है।
जैसे हमने इंटीजर एरे की सॉर्टिंग परफॉर्म करने के लिए, इंटीजर एरे की जब हम सॉर्टिंग परफॉर्म कर रहे थे उस वक्त स्वैपिंग के लिए हमने एक इंटीजर एलिमेंट, एक इंटीजर वेरिएबल काम में लिया था। सिमिलरली यहाँ हम बहुत सारी स्ट्रिंग्स अवेलेबल है, स्ट्रिंग्स के एरे की जब सॉर्टिंग कर रहे हैं तो एक टेम्परेरी कंटेनर जो रिक्वायर्ड है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं एक स्ट्रिंग। तो टी हमने प्रोवाइड किया है एक स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग में हम क्या करना चाह रहे हैं, तो इससे पहले लेक्सिकल मैनर में अगर समझें, टी में हम असाइन करना चाहते हैं ए ऑफ आई, ए ऑफ आई में हम असाइन करना चाहते हैं क्या, ए ऑफ जे को, और ए ऑफ जे में हम असाइन करना चाहते हैं क्या, टी को। स्वैपिंग अगर कर रहे होते हैं, और ये आप जानते हैं ये स्वैपिंग की अप्रोच कुछ वैसी ही है। अगर आप इसमें भी अगर थोड़ा भी डाउट चल रहा हो तो एक बार इसे भी देख लें। जैसे पी और क्यू अगर आपको स्वैप करने होते हैं तो टी इक्वल पी, पी इक्वल क्यू एंड क्यू इक्वल, इस तरीके से करते हैं। पी की जगह ए ऑफ आई है, क्यू की जगह ए ऑफ जे है, तो कुछ इस तरीके से। बट स्ट्रिंग के लिए करना है तो डायरेक्ट ये असाइनमेंट वर्क नहीं कर पाएगा। हमें ये चीज परफॉर्म करनी है तो हम काम में ले रहे हैं या तो हमारा डिफाइन किया हुआ फंक्शन या प्री डिफाइंड फंक्शन हम काम में ले रहे हैं, जैसे अभी strcpy, जिसमें क्या कर रहे हैं, हमें जिन्हें कॉपी करवाना है, जिसको कॉपी करवाना है वो तो होना चाहिए सेकंड पैरामीटर, और जिसमें कॉपी करवाना है वो होना चाहिए फर्स्ट पैरामीटर। तो हमने ये प्रोवाइड कर दिया कुछ इस तरीके से, टी के अंदर कॉपी हो जाएगा ए ऑफ आई। सिमिलरली हम यहाँ पे फिर से जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो कैसे देखें आराम से, और इसके अंदर हम क्या करना चाहते हैं, ए ऑफ आई में कॉपी करना चाहते हैं ए ऑफ जे। तो पहला पैरामीटर ए ऑफ आई, दूसरा पैरामीटर ए ऑफ जे। और सिमिलरली यहाँ पे हम प्रोवाइड करना चाहते हैं क्या, ए ऑफ जे में हम प्रोवाइड करना चाहते हैं टी। और ऐसा सब कुछ हम करते तब जब हमारे पास एरे का नाम ए होता, तो हमारे पास एरे का नेम क्या अवेलेबल है वो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। जहां पे भी हमने ए इस तरीके से काम में लिया, सब जगह पे रिप्लेस कर रहे हैं इसे नेम्स, एरे का नेम जो हमने प्रोवाइड रखा है उससे। तो कुछ इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड कर दिया, और इस केस में ये पूरा हम नेम्स वाला जो 2D एरे अवेलेबल है हमारे पास उसमें ये सॉर्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं, जहां पे मल्टीपल नेम्स स्टोर है। सिलेक्शन सॉर्टिंग की अप्रोच है ये, होपफुली आप सभी को आइडिया लगा होगा। देन अब हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को पहले कंपाइल करते हैं, एंड हमने यहाँ जो प्रोवाइड कर रखा है ये इक्वल रहेगा, कंपाइल किया एंड एक्सिक्यूट कर रहे हैं। और एक्सिक्यूट करते टाइम अगर हम यहाँ नेम्स प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोज 5 डिफरेंट नेम्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सपोज हमने यहाँ पे दे दिया पिंटूलाल एंड पिंकी देवी एंड चिंटू सिंह एंड सोनू कुछ भी रैंडम डेटा हमने प्रोवाइड कर दिया। 5 डिफरेंट नेम्स हमने प्रोवाइड कर दिए रैंडम ऑर्डर में। अब एक बार देखते हैं ये सॉर्टेड ऑर्डर में कैसे होने चाहिए। पहले चिंटू सिंह, फिर मोनू चौहान, फिर पिंकी देवी, फिर पिंटू लाल और फिर सोनू सूद। अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कुछ हमने इंप्लीमेंट कर लिया। या डिक्शनरी ऑर्डर के लिए भी आप ऐसे ही कहते हैं, तो एक बार बहुत सारे स्टूडेंट्स के नेम है, उनका अल्फाबेटिक ऑर्डर में एक लिस्ट तैयार करनी है, उसके लिए ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट काम में लिया जा सकता है। या आप डिक्शनरी ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो बहुत से वर्ड अगर अवेलेबल है, सपोज यहाँ पे हम 6 वर्ड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वर्ड एंड समथिंग एंड टाइम, एनीथिंग एंड वर्क। सपोज हमने ऐसा कुछ प्रोवाइड कर दिया, ये 6 डेटास हमने प्रोवाइड कर दिए, तो उस केस में हमारे पास फाइनली क्या आ रहा है, एनीथिंग, डेटा, समथिंग, टाइम, वर्ड, वर्क।
अल्फाबेटिक ऑर्डर में ये चीज अरेंज हो गई है। तो ये 2D अरे के लिए हम ये परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस पूरे एग्जांपल और इससे प्रीवियस एग्जांपल में, साथ के साथ प्रीवियस क्लास में भी हमने ये स्टेटमेंट काम में लिया था एफ फ्लश। इसकी क्या जरूरत है उसे एक बार देखते हैं। तो अब छोटे एग्जांपल के साथ इसे डिस्कस हम कर सकते हैं, तो इतना बड़ा एग्जांपल में नहीं, आप रिलेट बाद में कर लेना कि उसमें क्यों काम में लिया था। अभी हम जो बात कर रहे हैं एफ फ्लश जो प्री डिफाइंड फंक्शन है, वो हमने अभी काम में क्यों लिया था उसे समझने के लिए एक एग्जांपल हम क्रिएट कर रहे हैं। जैसे हमने एक इंटीजर वैल्यू रीड करनी चाहिए, एक अगर हमने कैरेक्टर वैल्यू रीड करनी चाहिए, दोनों डेटा रीड करके बस प्रिंट करना है। कैसे करते हैं, तो प्रिंटफ से हमने जैसे मैसेज दिया एंटर कैरेक्टर, देन स्कैनफ से हम रीड करना चाह रहे हैं क्या, %c प्रोवाइड किया, साथ में दे रहे हैं एड्रेस c का। फिर हम प्रोवाइड कर रहे हैं प्रिंटफ एंटर इंटीजर, स्कैनफ के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं %d और साथ में दे रहे हैं एड्रेस ऑफ और वो नंबर जो है हमारे पास n उसका। और फाइनली ये डेटा प्रिंट करना चाहते हैं लास्ट में, तो हम प्रिंट करवा रहे हैं डेटा वैल्यूज आर %c एंड %d। ऐसा कुछ हमने ये प्रोवाइड कर दिया। %c से c की वैल्यू एंड %d से n की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। आई थिंक अभी ये जो एग्जांपल है सभी ध्यान से देखना है। केवल एफ फ्लैश वाले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वो पहले प्रॉब्लम आपको दिखाई दे कि प्रॉब्लम क्या है, फिर सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो एक बार यहाँ ध्यान से देखें, कैरेक्टर वेरिएबल क्रिएट किया, इंटीजर वेरिएबल, कैरेक्टर वेरिएबल को रीड किया, इंटीजर वेरिएबल को रीड किया और फाइनली दोनों के डेटा को हमने प्रिंट कर दिया। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को हम जैसे यहाँ सेव कर रहे हैं एंड इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम एग्जीक्यूशन करते टाइम पे कैरेक्टर प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे कुछ भी, सपोज p प्रोवाइड कर दिया एंड इंटीजर प्रोवाइड कर दिया जैसे 23। फाइनली डेटा आ रहा है, कोई डाउट नहीं है इसमें किसी को भी। वैल्यू आर p एंड 23, p था वो कैरेक्टर, 23 वो वैल्यू। अवेलेबल हो गया हमारे पास ये डेटा। अब लेकिन हम जब इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ऑर्डर एक बार चेंज कर रहे हैं, ऑर्डर क्या चेंज कर रहे हैं, पहले इंटीजर रीड कर रहे हैं फिर कैरेक्टर रीड कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है वो प्रॉब्लम आने की। अगर वो प्रॉब्लम आती है तो सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, अदरवाइज थोड़ा और अटेम्प्ट करेंगे वो प्रॉब्लम देखने के लिए। तो अभी हम जैसे प्रोवाइड कर रहे हैं 23 और p दे पाते उससे पहले ये आगे बढ़ गया, मतलब ये वो एग्जाम्पल आ गया जहां पे प्रॉब्लम आ गई। आराम से देखें इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में यहाँ पे कुछ भी डाउट आ रहा है क्या? थोड़ी देर पहले हमने यही चीज की, रीड किया पहले कैरेक्टर, बाद में रीड किया था इंटीजर, तो वर्क कर रहा था। बट इस बार हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, पहले रीड किया इंटीजर और बाद में रीड किया कैरेक्टर। इंटीजर वैल्यू वही दी, कैरेक्टर वही देने का सोच रहे थे, लेकिन ये पहले ही भाग गया। और पहली भाग की क्या है, वैल्यू आर जो हमने मैसेज दे रखा है वैल्यू वाला, और साथ में आ रहा है ये लाइन चेंज होने का टास्क एंड 23। अब ये प्रॉब्लम क्या है उसे एक डायग्राम फॉर्मेट से हम समझते हैं। तो एक बार ये जो डायग्राम फॉर्मेट में हम यहाँ पे फ्लश की बात है तो पाइप ही बना ही लेते हैं ना। तो कुछ ऐसा हमने एक पाइप सा अवेलेबल करा दिया है ना। फ्लश का कॉन्सेप्ट होपफुली आप नॉर्मल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। फ्लश करना मतलब पुराना डेटा साफ करना, पुरानी जो भी गंदगी थी उसे साफ करना, वही सेंस हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना फ्लश के लिए। तो सपोज करो एक हमारी ये पाइपलाइन अवेलेबल है, यहाँ से कुछ आता है जो इस पर्टिकुलर कंटेनर में सेव कर लिया जाता है। एक बार समझने के लिए थोड़ा सा अजीब सी बात कर रहे हैं, बट एक बार पहले देखते हैं ना। कुछ चीज यहाँ से आती है जिसे यहाँ पे रखा जाता है और यहाँ से कोई लेके जा सकता है। अब यहाँ पे क्या है कॉन्सेप्ट उसे समझें। यहाँ से जो डेटा आना है वो अगर हम कहते हैं हमारी ये इनपुट स्ट्रीम अवेलेबल है,
ये क्या हमारी इनपुट स्ट्रीम अवेलेबल है, जिसका नाम, जिसे रेफर करने का तरीका है वो है stdin। इनपुट स्ट्रीम हम किसे बोल रहे हैं कि जब भी यूजर से कुछ भी डेटा रीड करते हैं, यूजर से कुछ भी डेटा रीड करते हैं, तो रीड करते टाइम वो डेटा एक टेम्परेरी स्टोरेज मिलता है, वहां पे रहता है। फिर आगे वेरिएबल्स या जो भी कंटेनर्स थे जिनका एड्रेस जैसे स्कैनर में आया था, या जिस भी तरीके से आप रीड कर रहे थे, उन्हें वो डेटा दे दिया जाता है। यूजर से आया हुआ डेटा इस पर्टिकुलर स्ट्रीम से अगर आ रहा है, और फाइनली इस डेटा को वहां दे दिया जाता है जिसका एड्रेस स्कैनफ में प्रोवाइडेड है। तो क्या होता है, वैल्यू अगर इंटीजर है तो इंटीजर वेरिएबल ले जाता है, कैरेक्टर है कैरेक्टर वेरिएबल ले जाता है। आप जानते हैं इस कॉन्सेप्ट को। एक बार पहले समझने के लिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि वैल्यू अगर हमने यहाँ पे पहले एक कैरेक्टर वैल्यू दी, कैरेक्टर वैल्यू हम समझने के लिए यहाँ पे सपोज रेड, ये रेड तो ऑलरेडी है, ब्लू कलर में हम यहाँ पे कैरेक्टर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये पी दिया। पी को लेके कौन जाता है, उसके रेस्पेक्टिवली एक कैरेक्टर वेरिएबल है हमारे पास। ये जो पी है, इस पी को लेके कौन जा रहा है, तो बकेट ऐसी बना रखी है समझने के लिए, बट हाँ यहाँ पे पी को लेके जाता है वो कैरेक्टर वेरिएबल जो हमने क्रिएट कर रखा था, जिसका नेम अभी हमने प्रोवाइड कर रखा था सी। तो सी में ये चला जाता है, सी वेरिएबल के अंदर ये चीज चल जाती है, ये वैल्यू चली जाती है। होपफुली ये तो आपको पता है। अगर पहले कैरेक्टर रीड कर रहे हैं और फिर हम इंटीजर वैल्यू रीड कर रहे थे तो वो वर्क कर रहा था। ध्यान है आपको ये चीज। इंटीजर वैल्यू कैसे दी जाती है उसे अगर ध्यान करें तो दी जाती है 23, और इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे थे तो इसे लेके कौन जा रहा है, इस पर्टिकुलर वैल्यू को लेके जा रहा है एक वेरिएबल जिसका नाम हमने दे रखा है m। तो इस वैल्यू को ले जाएगा वो वेरिएबल जिसका नाम हमने दे रखा है m। ऑर्डर वाइज ये डेटा आ रहा है और एक एक डेटा ये जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है। ये आपको इजीली आइडिया लगता है, पहले कैरेक्टर दिया फिर इंटीजर दिया, दोनों अपने अपने डेटा को लेके जा रहे हैं। लेकिन अब इसे और ज्यादा बेटर मैनर में अगर हम विजिबल कर रहे हैं, तो यूजर ने वैल्यू क्या दी, सबसे पहले दी यूजर ने वैल्यू, वो दी है p, और p देने के साथ साथ यूजर ने एक और वैल्यू प्रोवाइड की, वो दिया यूजर ने एंटर। होपफुली आपको पता है स्कैनफ की वर्किंग में जब भी डेटा देना है तो डेटा सबमिट करने के लिए स्कैनफ में बीच में सेपरेशन के लिए भले ही स्पेस लो, चाहे टैब लो या एंटर लो, बट स्कैनफ की वर्किंग कंप्लीट करने के लिए आप एंटर प्रोवाइड करना चाहेंगे। तो यहाँ पे जब डेटा दिया जा रहा था पहले p फिर एंटर, फिर उसके बाद दिया जा रहा था जैसे 23 और फिर एंटर, तो पहले उस केस को हम कंसीडर करते हैं जब ये वर्क कर रहा था। ये कैसे वर्क कर रहा, तो इस पर्टिकुलर केस में जो डेटा रिसीव करने वाले हैं वो कौन कौन है, उन्हें हम यहाँ पे लिख रहे हैं। एड्रेस हमने दिया था कैरेक्टर वेरिएबल का, और साथ में हमने बाद में जब नेक्स्ट टाइम स्कैनफ काम में ले रहे हैं तो हमने किसका एड्रेस दिया, तो समझने के लिए केवल सी लिख दें, सी वेरिएबल में ले जाना चाहते हैं और बाद में वैल्यू ले जाना चाहते हैं एन नेम के वेरिएबल में। तो यहां समझें, वैल्यू जो ऑर्डर हमारे पास आ रहा है डेटा का, वो ऑर्डर लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में ही रीड करते हुए समझे है ना। ये जो वैल्यू दी गई है, पहले p दिया गया तो p चला जाएगा कहाँ, c के पास। p वाला जो डेटा है हमारे पास, ये p वाला डेटा कहाँ गया, ये चला गया हमारे पास इस पर्टिकुलर c वेरिएबल के अंदर। यहां तक आपको क्लियर है। और जैसे p चला गया उसके बाद क्या है, एंटर। एंटर को अगर हम समझने के लिए यहाँ पे लिखते हैं कि एंटर एक्चुअली में एक कैरेक्टर कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, वो होता है आपके पास न्यू लाइन कैरेक्टर स्लैश एन कैरेक्टर। तो ये अगर न्यू लाइन कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये एंटर, तो इस केस में न्यू लाइन कैरेक्टर हमें मिल चुका है। अगर इसके बाद एक और कैरेक्टर रीड करना चाह रहे होते वो इसे कंसिडर कर लेगा, बट इसके बाद रीड किसे करना चाह रहे थे, तो नेक्स्ट पैरामीटर n था, n के पास ये वैल्यू लेके जाना चाहते हैं। n कह देता है नहीं मैं तो नहीं रख सकता इस वैल्यू को, रीजन उसका n है इंटीजर और दे दिया यूजर ने एक कैरेक्टर। तो ये सोच रहा है कि लगता है उसके लिए वैल्यू नहीं दी, क्योंकि ये तो सेपरेशन भी होता है। तो कोई कंफ्यूजन वाली चीज नहीं आई, ये क्लियरली दिख रहा है ये तो सेपरेशन था, इसे इग्नोर कर दिया
और नेक्स्ट वैल्यू जो आती है 23, नेक्स्ट जो वैल्यू अवेलेबल हुई 23, उस 23 वैल्यू को लेके कौन चला गया, ये लेके चला गया n, 23 वाली वैल्यू को स्टोर करा दिया गया n में, और फिर नेक्स्ट एंटर भी क्या हो गया, इग्नोर हो गया। बट अगर हम यहाँ ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, ऑर्डर हमने प्रोवाइड किया 23, फिर एंटर, फिर p और फिर एंटर, ऐसा हम करना चाहते थे, ये हम सोच रहे थे ऐसा, राइट। और इस केस में हमें जो रिसीव करने वाले जो अवेलेबल हैं, वो रिसीव करने वाले इसी ऑर्डर में प्रोवाइड किए कि पहले n है और फिर c अवेलेबल है, पहले n और फिर c अवेलेबल है। एक बार लिख देते हैं यहाँ पे हम, पहले n है इस बार और फिर c अवेलेबल है, तो इसके पास डेटा जाना चाहिए। कैसे जाएगा ये डेटा, तो उसे भी समझें। तो सबसे पहले ये 23 जो वैल्यू अवेलेबल हुई, ये 23 वाली वैल्यू जाएगी, कहाँ जाएगी ये वैल्यू, तो ये पर्टिकुलर वैल्यू चल जाएगी n वाले कंटेनर के पास। n जो कंटेनर हमारे पास अवेलेबल है, उसके पास स्टोर हो गया ये 23 वाला डेटा। और जैसे स्टोर हो गया, उसके बाद नेक्स्ट डेटा यूजर की तरफ से क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है एंटर। और एंटर आगे रिसीव क्या करना चाह रहे हैं, एक कैरेक्टर, या कभी रीड करना चाह रहे हैं एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में भी क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। तो कैरेक्टर अगर मिल रहा है तो वो कैरेक्टर के लिए या स्ट्रिंग के लिए कंसीडर हो सकता है। वैसे तो इसकी फ्लशिंग हो जानी चाहिए थी, ऑटोमेटिक फ्लशिंग अगर सिस्टम पे परफॉर्म नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, एंटर के रेस्पेक्टिवली एक कैरेक्टर मिला जो यूजर ने ही दिया था एंटर, और वो डेटा चला गया कहाँ, इस सी नेम के कंटेनर के पास। और सी वेरिएबल के पास जब ये वैल्यू चली गई, तो वो कहता है कि अब स्कैनफ को आगे रुकने की जरूरत ही क्या है। ये डेटा /n वाला कहाँ चला गया, सी के अंदर, 23 चला गया n के अंदर। तो इस केस में क्या हुआ, हम आगे जो देने का सोच रहे थे डेटा, वो डेटा हम दे पाते उससे पहले ही उसे वैल्यू मिल गई। p वाला डेटा हम एंटर कर पाते उससे पहले ही c के पास वैल्यू मिल गई, c रीड कर लिया गया। एक बार ही रीड करने का टास्क था c को, और एक बार रीड कर लिया कौन सी वैल्यू से, जो पिछले इनपुट के टाइम पे सेपरेशन के लिए एंटर दिया था, स्कैनफ की वर्किंग एंड करने के लिए जो एंटर प्रोवाइड किया था, वो पहुंच गया कहाँ, न्यू लाइन कैरेक्टर वाला कांस्टेंट, एक कैरेक्टर कांस्टेंट पहुंच गया सी के अंदर। और इस केस में क्या हुआ, हम जो सोच रहे थे कि कैरेक्टर हम पी देंगे, वो वेट ही नहीं कर रहा पी का, वो कह रहा है यूजर से वैल्यू मिल गई, स्कैनफ आगे वेट नहीं कर रहा, और नेक्स्ट स्कैनफ वाला वर्क ऐसा लगा जैसे स्किप हो गया। एक बार अब इसे हम प्रोग्राम में देखते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बीच में। और इस पर्टिकुलर केस में एक बार प्रोग्राम में अगर हम देखें, तो क्या हो रहा है, जब हमने ये ऑर्डर चेंज किया, पहले इंटीजर दिया, तो इंटीजर वैल्यू क्या है 23, तो 23 तो दिया ही दिया, साथ ही साथ हमने एंटर प्रेस किया, और एंटर कैरेक्टर मैसेज आने के बाद क्या करना था, उसे रीड करना था वैल्यू, कौन सी वैल्यू को, एक कैरेक्टर वैल्यू जो सी वेरिएबल में स्टोर करना चाहते थे, वो रीड करनी थी। और इसमें क्या पहुंच गया, इसमें पहुंच गया इस बार वो डेटा, वो है न्यू लाइन कैरेक्टर, ये पहुंच गया सी के अंदर। और अगर सी के अंदर ये पहुंच गया, तो सी हमारे इनपुट का वेट नहीं करता, और हम इनपुट देते हैं तब हम एंटर प्रेस करते हैं, इस कारण से लाइन चेंज हो रही थी, हमारे इनपुट का ही वेट नहीं किया, तो हम यहाँ बीच में कैरेक्टर देते टाइम एंटर प्रेस कर ही नहीं पाए, क्योंकि वो तो वैल्यू लेके भाग गया। पहले ही पिछली जो इनपुट से वैल्यू मिली थी 23 के साथ एक एक्स्ट्रा वैल्यू मिली थी, एक तरीके से समझने के लिए कहें तो 23 इंटीजर वैल्यू थी, लेकिन स्कैनफ की वर्किंग आगे परफॉर्म करने के लिए धक्का लगाने वाले सेंस में एक एंटर भी दिया कि काम हो गया आगे बढ़ो, तो एंटर दिया। लेकिन नेक्स्ट जो स्कैनफ आया या नेक्स्ट रीड करने का जो ऑपरेशन आया, उसे पता चला कि इनपुट यूजर की तरफ से 23 के साथ साथ /n भी आया है। 23 तो पहुंच गया उस इंटीजर वेरिएबल के पास, /n किसके पास वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन तुरंत ही आगे नेक्स्ट जो डेटा रीड हो रहा है वो या तो कैरेक्टर या फिर स्ट्रिंग अगर रीड हो रही है, या तो कैरेक्टर डेटा रीड हो रहा है या स्ट्रिंग डेटा अगर रीड हो रहा है, तो उस केस में एंटर अवेलेबल हो गया।
और एंटर अगर अवेलेबल हो गया तो उस कैरेक्टर के पास क्या पहुंचा, अभी जैसे न्यू लाइन कैरेक्टर पहुंच गया, और हमने यहाँ पे दोबारा से एंटर नहीं दिया है तो लाइन चेंज नहीं हुई। नेक्स्ट जो प्रिंट है वो सेम लाइन में ही प्रिंट होने लग गया, और सेम लाइन में ये मैसेज आता है वैल्यू आर, इतना प्रिंट होता है। परसेंट सी की जगह क्या प्रिंट होगा, ये वाला कैरेक्टर कांस्टेंट जिसका काम क्या होता है लाइन चेंज करना, तो ये यहाँ पे कर देगा लाइन चेंज। ध्यान से देखो वैल्यू आर लिखा हुआ आया, यहां तक आने के बाद इस पोजीशन पे कर दी इसने लाइन चेंज, और लाइन चेंज होके आ गया यहाँ पे परसेंट सी के बाद आगे क्या था, लाइन चेंज अगर कर दी तो उसके बाद ये पोर्शन था जहां स्पेस एंड स्पेस और फिर वो वैल्यू, तो ये वैल्यू आ गई। हम चाहते हैं वो जो प्रीवियस इनपुट है उसका इंपैक्ट नेक्स्ट वाले पे न पड़े, तो पिछले वाले की गंदगी साफ करने के लिए उसे फ्लश करवाना बेटर अप्रोच रहेगी। तो फ्लश कब करना चाहोगे, जब ये एन रीड किया उसके तो बाद, एक बार वापस देख लें क्योंकि ये सेम प्रोग्राम हम वापस कंपाइल कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वैल्यू चाहे कुछ भी दे रहे हैं 50 दे रहे हैं, चांसेस हैं वो प्रॉब्लम हमारे साथ बनी रहेगी। एक सिस्टम डिपेंडेंट प्रॉब्लम है, ऑटोमेटिक फ्लशिंग नहीं होगी, बट ये प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द टाइम आपको देखने को मिल सकती है जब भी इस तरीके का ऑपरेशन हो कि कैरेक्टर या स्ट्रिंग रीड होने से पहले किसी और टाइप का डेटा रीड हुआ था जिसके लास्ट में एक एंटर एक्स्ट्रा में रह गया। तो उस केस में नेक्स्ट जो कैरेक्टर रीड कर रहे हैं तो कैरेक्टर के लिए स्लैश एन मिलते ही वो कैरेक्टर मिल जाता है, स्ट्रिंग के लिए स्लैश एन मिलते ही स्ट्रिंग की एंडिंग मिल जाती है, क्योंकि स्ट्रिंग रीड करने का तरीका हम यही कह रहे थे, स्ट्रिंग कब तक रीड करता है, जब तक यूजर की तरफ से एंटर नहीं आता, गेट्स भी तब तक रीड कर पाएगा, और अगर स्कैनएफ है तो वो स्पेस टैब या एंटर नहीं आता तब तक रीड करता है। तो ओवरऑल इंटीजर के बाद अगर स्ट्रिंग भी रीड कर रहे होंगे तो भी यहाँ पे क्या पहुंच जाएगा, ब्लैंक स्ट्रिंग पहुंच जाएगी, क्योंकि एंटर तो स्ट्रिंग की एंडिंग बताने का काम कर जाएगा, पुराना वाला एंटर। इस बार क्या हो रहा है अभी के लिए, लेकिन स्ट्रिंग के साथ अभी थोड़ी देर में देख लेते हैं। अभी इंटीजर वैल्यू रीड की, एन में पहुंची, एंटर जो रह गया वो पहुंच गया सी में, तो अब ये चीज रुकी नहीं है और ये चीज डायरेक्ट आगे बढ़ती है, और यहाँ पे एंटर न्यू लाइन कैरेक्टर प्रिंट होगा और ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। हम यहाँ पे फ्लशिंग करना चाहते हैं कब, एन रीड करने के बाद, या फिर आप चाहो तो यहाँ सी को रीड करने से पहले। ओवरऑल यहाँ पे या एन को रीड करने के बाद आप वो फ्लशिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके लिए अवेलेबल है एक प्री डिफाइंड फंक्शन एफ फ्लश, एफ फ्लश, फ्लशिंग ऑफ फाइल वाले सेंस में ये अवेलेबल है, फाइल हैंडलिंग हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी ये जो अवेलेबल है ये एफ फ्लश किस स्ट्रीम की फ्लशिंग कर रहा है, किस मेमोरी की फ्लशिंग कर रहा है, उसकी जो डिनोट हो रही है stdin नेम के पॉइंटर से, फाइल टाइप का एक पॉइंटर है stdin जो रिप्रेजेंट करता है उस मेमोरी को जहां पे यूजर से आए हुए इनपुट अवेलेबल है। सी प्रोग्रामिंग में ये स्कैनएफ और गेट्स जैसे फंक्शंस के लिए। तो stdin वाली स्ट्रीम, स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम जो हमारे पास अवेलेबल है उसकी फ्लशिंग कर दी गई एफ फ्लश प्रीडिफाइंड फंक्शन की हेल्प से, और जैसे ये फ्लशिंग कर दी गई उसके बाद ये स्लैश एन जो पुराना वाला रखा हुआ था वो तो गायब। अब यूजर कैरेक्टर क्या लेके, मतलब यूजर से आए हुए वैल्यू कुछ अवेलेबल और नहीं है, फ्लशिंग कर दी, पुराना डेटा साफ, तो अब यहाँ पे कैरेक्टर क्या लेके जाए, तो उसके लिए वो वेट करेगा यूजर से आए नए इनपुट का, पुराने इनपुट से वो चीज कंसिडर नहीं हो, इसके लिए फ्लशिंग कर दी गई है। कंपाइल किया हमने इसे एंड एक्सिक्यूट कर रहे हैं, वैल्यू वही प्रोवाइड करते हैं जैसे 23। तो अब ये रुका हुआ है क्योंकि बीच में फ्लश कर दिया तो वो एक्स्ट्रा एंटर गायब हो चुका है। पी देते हैं, बिल्कुल डेटा इस तरीके से आ रहा है, वर्क कर रहा है। एक बार वापस हमने 50 दिया एंड सपोज कुछ और दे दिया, सिक्के दे दिए, वर्क कर रहा है। फ्लशिंग किस लिए कर रहे हैं, होपफुली आपको आइडिया लगा होगा। एक बार वापस हम इस चीज को समझें अगर इस तरीके से कि हमने एक स्ट्रिंग रीड करनी चाहिए सपोज यहाँ पे, और ये जो स्ट्रिंग हमने प्रोवाइड की है अगर इससे पहले रीड कर रहे हैं एंटर, स्ट्रिंग का हमने मैसेज दिया जैसे, और इस स्ट्रिंग को रीड कर रहे हैं चाहे स्कैनएफ से चाहे हम रीड कर रहे हैं गेट से, या तो परसेंट यहाँ पे प्रोवाइड करते हुए ये एस दे रखा है या str कर दें, क्योंकि ये मत सोचना कि यहाँ पे वेरिएबल का नाम उस एरे का नाम ऐसा है इसलिए परसेंट एस है, नाम कुछ भी हो, स्ट्रिंग अगर रीड करनी है तो परसेंट एस प्रोवाइड करें ना।
या फिर इसी चीज को हम प्रोवाइड कर रहे हैं गेट से। तो इस केस में str रीड करते हैं, स्ट्रिंग रीड करते हैं, उसके बाद में एंटर है जो इंटीजर के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। वैल्यूज अगर हम प्रिंट कर रहे हैं, वैल्यूज आर हमने प्रिंट की %s और %d से वैल्यू, str स्ट्रिंग की और n वेरिएबल की। इस केस में ये वर्क कर रहा होगा, एक बार देखें, क्योंकि पहले स्ट्रिंग रीड की गई है, उसके बाद जो एंटर मिल रहा है उसका इम्पैक्ट इंटीजर पे नहीं पड़ रहा है। इंटीजर वैल्यू रीड करते रहे वो /n को इग्नोर मार देगा सेपरेशन की तरह देखते हुए। इसे कंपाइल हमने कर लिया है एंड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। स्ट्रिंग अगर देते हैं ABCD एंड एंटर, इंटीजर वैल्यू रीड करने के लिए रुका हुआ है, वैल्यू दे रहा है 50, तो इस केस में वैल्यू आ रही है ABCD एंड 50। बट वापस से यहाँ पे भी समझें, अगर हम ये ऑर्डर चेंज कर देते हैं, क्या ऑर्डर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर हम ये ऑर्डर चेंज करके कुछ ऐसा प्रोवाइड कर रहे हैं जहां इंटीजर पहले रीड किया और इंटीजर यूजर ने वही अप्रोच 50 और एंटर, तो 50 तो चला गया n के पास, एंटर के करस्पॉन्डिंग नेक्स्ट इनपुट के लिए लाइन चेंज वाला टास्क कंसीडर जो करवा रहे हो, यूजर से आया इनपुट /n वाला अगर, तो ये कंसीडर कर लेगा कि स्ट्रिंग ब्लैंक रह गई है और स्ट्रिंग ब्लैंक अवेलेबल है। तो इस केस में हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, एक ब्लैंक स्ट्रिंग अवेलेबल होगी, स्ट्रिंग के अंदर /n नहीं जाता है अगर इस तरीके से रीड करते हैं, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी। दोनों ही केस में यूजर से जब डेटा रीड करते हो, सपोज ABCD एंटर, तो यूजर से डेटा अगर ABCD एंटर मिला था तो एंटर स्ट्रिंग के अंदर नहीं रखा जाता। क्या रखा जाता है, एंटर से पहले तक का डेटा जैसे ABCD और साथ में एंड ऑफ स्ट्रिंग वाला कैरेक्टर रख लिया जाता है, नल कैरेक्टर। तो जब यूजर नॉर्मल स्ट्रिंग में डेटा देता है ABCD एंटर, तो रखा जाता है ABCD नल कैरेक्टर। अब अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यूजर ने यहाँ 50 और एंटर दिया, 50 तो n ले गया और यूजर से आया हुआ एंटर इसे मिल गया, तो बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगा जैसे यूजर ने डायरेक्टली स्ट्रिंग के लिए एंटर दे दिया। तो क्या करेगा, एंटर तो रखेगा नहीं, डायरेक्टली वहां रखेगा नल कैरेक्टर। और इस केस में क्या आउटपुट आ रहा है वो देखें, हमने इसे कंपाइल एंड एग्जीक्यूट किया, वैल्यू दे रहा है 50 एंटर, और ये वैल्यू आर और यहाँ पे कुछ भी नहीं आया डेटा, ये 2 स्पेस, तो इस % से पहले वाला एक स्पेस और एक इसके बाद वाला स्पेस है। % की जगह पे कुछ भी डेटा नहीं आया क्योंकि वो ब्लैंक स्ट्रिंग कंसीडर हो रही है। और इस केस में हम बिल्कुल वही काम में ले सकते हैं, f वाला स्टेटमेंट। f और stdin दोनों stdio हेडर फाइल की हेल्प से हमें मिल चुके हैं। और इस तरीके से अगर हमने ये प्रोवाइड कर दिया, कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, इस बार देते हैं 50 और ABCD, वर्क कर रहा है। होपफुली यहाँ तक की बात का आप सभी को कुछ आइडिया लगा हो।